हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ 9th ऑफ मई 2023। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की हमारे इस क्लास को। ये हमारी स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड क्लास रहने वाली है। यहाँ पर हम लोग अपनी जो 14 क्वेश्चन की सीरीज है उसको आगे बढ़ाएंगे। दो क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक अफेयर्स के, 8 क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के, 2 होंगे कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू जो कि आपको स्टूडेंट्स आपके एक प्री लेवल एग्जाम का जो आइडिया है वो दे पाएंगे, और लास्ट के 2 क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स फाइनेंस और इकोनॉमी। ठीक है, शुरू करते हैं, चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है स्टैटिक अफेयर्स का। पूछा जा रहा है कि ज्ञानपीठ अवार्ड्स, ठीक है, ये जो अवार्ड का एक मतलब जो भी आप लोग मेमोरियल टाइप जो दिया जाता है, ठीक है, उसकी एक पिक्चर मैंने यहाँ पर लगा के रखी। जो ज्ञानपीठ अवार्ड्स है हमारी कंट्री में किस फील्ड में, अगर आपके पास एक एक्सीलेंस हो, आपके पास आपने बहुत ज़्यादा काम किया, तो किस फील्ड में ये दिए जाते हैं? सोशल वर्क, लिटरेचर, म्यूजिक या फिर जर्नलिज्म। तो ज्ञानपीठ अवार्ड असल में किस फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है। स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर है लिटरेचर। ठीक है, तो ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है जो कि भारतीय ज्ञानपीठ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, पहला अवार्ड इसका रखा गया था 1965 में। चलते हैं स्टूडेंट्स आज के सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फिर से हमारा स्टैटिक अफेयर से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन है, इंडिया की असल में वो कौन सी स्टेट है जहां पर आपको देखने को मिलेगा मोढेरा डांस फेस्टिवल? तो अगर आपको स्टूडेंट से जगह के बारे में पता है तो मे बी आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। तो मोढेरा डांस फेस्टिवल आपको इंडिया में कौन सी स्टेट में देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड या फिर गुजरात? तो स्टूडेंट्स ये जो डांस फेस्टिवल है ना, ये असल में होस्ट किया जाता है इन गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत सारी लाइट्स और जो सन टेम्पल है मोढेरा का, पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो, असल में वहां पर नाइट के टाइम पे ये जो डांस फेस्टिवल है इसको होस्ट किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप देखो इसकी डेट्स भी लिखी हुई हैं, जनवरी मंथ में इसको होस्ट किया गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इवेंट होता है। गुजरात गवर्नमेंट इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करती है, और मोढेरा में जो सन टेम्पल है, ठीक है, उसके उसी कंपाउंड में इस डांस फेस्टिवल को होस्ट किया जाता है। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। थर्ड से लेके 10th तक अब सारे ही क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहेंगे। उसके बाद 2 क्वेश्चन होंगे कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू और 2 होंगे फाइनेंस और इकोनॉमी। ठीक है, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ चुका है। ठीक है, अप्रैल 2023 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो डाटा है वो थोड़ा उसमें बढ़ावत हो चुके हैं। मार्च में जो 7.8 था अब वो बढ़कर थोड़ा ऊपर जा चुका है। ये बताया सीएमआई मतलब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने। अब कितना हो चुका है? क्या 6.2 हो चुका है इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अप्रैल? 8.11, 9.5 या फिर 7.2? तो 7.8 से अगर लिखा हुआ है कि बढ़ गया, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है रोज, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बचे आपके सामने 2। सीधे 7.8 से 9.5 जाना बहुत मुश्किल है, इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं आ सकता। तो जो कम इंक्रीज वाला है वो 8.11 है। ठीक है, मतलब अगर आप देखो ये क्वेश्चन आप बिना, अगर आपको आंसर नहीं भी पता फिर भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, तो इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अप्रैल में हो चुका है 8.11 फ्रॉम 7.8 इन मार्च। ठीक है, तो ये जो डाटा है ये सीएमआई के द्वारा रिलीज किया जाता है। अब देखो स्टूडेंट, इसके सामने बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, मैं किसी एक फैक्टर पे ये चीज़ नहीं डाली जा सकती कि ये वो रीज़न था जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, या ये वो रीज़न था जिसकी वजह से कम हुई है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं, नेशनल फैक्टर्स भी। उन सब की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उस पर नेट जो रिजल्टेंट है वो ऊपर या नीचे यहाँ पर देखने को हमको मिलता है। ठीक है, चलते हैं स्टूडेंट्स अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फिर से है करंट अफेयर्स का। पूछा जा रहा है फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ 8 मेंबर कंट्रीज ऑफ द एससीओ। तो एससीओ की जो 8 मेंबर कंट्रीज है उनके फॉरेन मिनिस्टर्स की रिसेंटली मीटिंग हुई गोवा में 4th और 5th मई को। ठीक है, ये जो मीटिंग है असल में ये रखी गई क्योंकि जुलाई, न्यू दिल्ली में जुलाई मंथ में जो लीडर समिट है जिसको नरेंद्र मोदी होस्ट करेंगे वो होना है। ठीक है, पूछा आपसे सिंपली ये जा रहा है, और इसके बारे में हमने डिस्कशन की हुई है। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया चेयरमैनशिप ऑफ एससीओ इन 2023? तो ये जो इंडिया ने एससीओ की इस साल चेयरमैनशिप होस्ट करी है इसका थीम क्या है? सिक्योरिटी एससीओ, पीस एससीओ, ग्रोथ एससीओ, यूनिटी एससीओ। ठीक है, तो क्या असल में इस साल का थीम है जो इंडिया को चेयरमैनशिप मिली एससीओ को, इसका थीम का यहाँ पर डिसाइड किया गया। ठीक है, मैं आपको स्टूडेंट्स बता देता हूँ, वैसे तो हमने इसके ऊपर डिस्कशन की थी, इसका सही आंसर है सिक्योरिटी एससीओ। हमने ये वाली जो न्यूज़ करी थी ना कल, इसी में मैंने आपको यहाँ पर, अगर आप लास्ट वाली लाइन देखो तो इंडिया का थीम मतलब इंडिया ने जो डिसाइड किया फॉर द चेयरमैनशिप ऑफ एससीओ इन 2023 है सिक्योर एससीओ। ठीक है, तो ये वाली जो न्यूज़ थी इसमें कल हमने डिस्कशन की थी कि किस तरह से गोवा में मीटिंग रखी जा रही है, क्या क्या इंडिया के एजेंडाज हैं, एससीओ मेंबर्स कैसे दिखते हैं। इंडिया और पाकिस्तान ने 2017 में एससीओ को ज्वाइन किया था। ये सब चीज़ों के बारे में हमने कल वाली जो हमारी क्लास थी उसमें डिस्कशन की थी। ठीक है,
चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है करंट अफेयर से जुड़ा हुआ और एक ऐसी स्कीम जो काफी न्यूज में, फेम। पूछा जा रहा है फेम इंडिया स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? फाइनेंस, होम अफेयर्स, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या हैवी इंडस्ट्रीज? अगर तो आपको इसकी फुल फॉर्म बताए तो बहुत ईजी है। फुल फॉर्म होती है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। ये फुल फॉर्म होती है फेम की, ठीक है। तो आप देख सकते हो सेंस बनता है सिर्फ एक ही स्कीम जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। तो हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्रीज के साथ स्टूडेंट्स असल में फेम इंडिया स्कीम का सेंस बनता है। तो फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये फेम स्कीम है। इसका फेज 1 और फेज 2 अब तक आ चुका है। दोनों फेजेस में जैसे फेज 1 में थोड़ा अवेयरनेस फैलाना ज्यादा मेन मोटिव था, फेज 2 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडिया में ज्यादा से ज्यादा सेल हो, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस बनाए जा सके, ये मेन मोटिव था, ठीक है। आगे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर्स का। पूछा रहा है इंडिया का पहला अंडर सी टनल, ठीक है। तो अंडर सी टनल मतलब ऊपर से यहां पर जो है वो एक तरह से आप कह लो कि सी की प्रेजेंस होगी, ठीक है। अंडर सी टनल ये खुलने जा रहा है नवंबर 2023 में। 2.07 किलोमीटर का एक ट्विन टनल होगा, मतलब एक तरफ से जाने वाले होगा एक तरफ से आने वाले होगा, ठीक है। 17 से 20 मीटर्स की डेप्थ पे होगा ये सी लेवल से। द मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट ये कनेक्ट करेगा मेरीन ड्राइव को किसके साथ? तो ये आपको एक चीज समझ में लगी कि इंडिया का पहला अंडर सी जो टनल है ये बनने जा रहा है मुंबई शहर में, ठीक है। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के अंदर ये जो टनल है ये मेरीन ड्राइव, जो आपने बहुत फेमस सुना होगा, मुंबई में एक टूरिस्ट स्पॉट भी है मेरीन ड्राइव, उसको कनेक्ट किसके साथ करेगा? क्या ये उसको कनेक्ट करेगा बांद्रावली सी लिंक के साथ, नरीमन पॉइंट के साथ, गेटवे ऑफ इंडिया के साथ या वर्ली सी फेस के साथ? तो चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है मुंबई शहर में। ये जो स्टूडेंट्स टनल है असल में कनेक्ट कर देगा मेरीन ड्राइव को टू बांद्रा वर्ली सी लिंक, ठीक है। तो आप देख सकते हो इंडिया का पहला अंडर सी टनल, ठीक है। ये जो टनल है ये ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी, ठीक है। और ये क्या करेगा, अगर आप इस मैप पे थोड़ा सा देख पाओ तो मतलब एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं बांद्रा वर्ली सी लिंक को मेरीन ड्राइव से। देखो यहाँ से ये जो बांद्रा वर्ली सी लिंक है ना, अब यहाँ पर मरीन ड्राइव अगर देख पाओ आप कहीं तो यहाँ पर आसपास में कहीं मरीन ड्राइव होगा। तो ऐसा ये देखो ये जो ऑलरेडी ये वाली जो सीलिंग है ये काम कर रही है, मे बी इसी से थोड़ा आगे यहाँ पर कहीं कनेक्शन बनेगा, इस एरिया में थोड़ा कनेक्शन बनेगा इस अंडर सी टनल का, ठीक है। ऑलमोस्ट क्योंकि जो सीलिंग है वो तो ऑलरेडी यहाँ पर काम कर ही रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन फिर से स्टूडेंट्स हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्या है नाम उस इनिशिएटिव का जिसमें एक मंथली इंसेंटिव दिया जाएगा 1500 रुपए का, 1500 रुपीज का, टू एलिजिबल वुमेन इन दी स्पीति वैली? तो आपको ये तो समझ में लग गया स्पीति वैली का अगर नाम आ गया कि ये जुड़ा हुआ है विद द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब देखो जो इस इनिशिएटिव का नाम है, सारे ऑप्शंस में इंदिरा गांधी जी का नाम पहले रखा गया, ठीक है। इंदिरा गांधी जी कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, और अगर कांग्रेस के लीडर थे तो मतलब नेशनल में तो कांग्रेस गवर्नमेंट है नहीं, तो मतलब कोई स्टेट ही है जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वही इसी स्कीम को लाएगी, और वो हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल है, ठीक है। तो क्या उस इनिशिएटिव का नाम होगा जिसमें 1500 रुपए दिए जाएंगे मंथली इंसेंटिव की तरह एलिजिबल वुमेन इन दी स्पीति वैली? इंदिरा गांधी महिला विकास योजना, इंदिरा गांधी महिला सहायता योजना, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि या फिर इंदिरा गांधी महिला उद्यम निधि? तो चारों में से क्या नाम है उस इनिशिएटिव का, उस स्कीम का? इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि, ठीक है। तो हिमाचल कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है मंथली इंसेंटिव ऑफ ₹1500 फॉर द वुमेन ऑफ स्पीति वैली। स्पीति वैली के जो एलिजिबल वुमेन है उनको ये जो इनिशिएटिव है उसके अंदर यहाँ पर 1500 रुपीज का इंसेंटिव दिया जाएगा। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के जो करंट सीएम है सुखविंदर सुक्खू जी, उनके द्वारा ये चीज अनाउंस की जा रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। पूछा जा रहा है नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, तो ये अप्रैल 2023 के हिसाब से क्वेश्चन है, ठीक है। तो किनको डिसाइड कर दिया गया है कौन बनने जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक के नेक्स्ट प्रेसिडेंट? बहुत इजी क्वेश्चन है। अजय बंगा, सुंदर पिचाई, सत्येंद्र ला, इंदिरा नूरी। अब ये जो तीन लोग हैं ये तो असल में बड़ी फर्म्स के या तो सीईओ भी हैं या रह चुके हैं सीईओ। एक ही नाम है जो है अजय बंगा, हम काफी टाइम से सुन रहे हैं इनके बारे में, यूएस इनको बनाना चाहता था, ठीक है। तो अगर आप देखो इस तरह से जैसे इनके बारे में सर्च करोगे ना तो ऐसे वर्ल्ड बैंक का एक आर्टिकल आ जाएगा कि इनको 14th प्रेसिडेंट सिलेक्ट कर लिया गया। तो अजय पाल सिंह बंगा एक इंडियन बॉर्न अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव जो है, इस टाइम पे वाइस चेयरमैन है जनरल अटलांटिक कंपनी में, और ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मास्टर कार्ड के, मतलब काफी सारी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन्होंने संभाल ली है। इनको असल में अपॉइंट किया जा रहा है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है। आगे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा फिर से करंट अफेयर्स का।
माही बांसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, ये असल में इंडिया की कौन सी स्टेट या यूटी में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? तो जैसे आपको पता है हमारी कंट्री में न्यू जनरेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या एटॉमिक पावर प्लांट जो भी बोलना चाहो वो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया तो देखो हम तो भी फ्यूचर में न्यूक्लियर एनर्जी पे बिल्कुल भरोसा दिखा रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज न्यूक्लियर एनर्जी को मे बी यूज ना करे, इंडिया करेगा और बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। अब ये माही बंसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट क्या ये राजस्थान में बनेगा, मध्य प्रदेश में, पंजाब में या वेस्ट बंगाल में? इंडिया में कौन सी स्टेट में ये एटॉमिक पावर प्लांट या सिंपली न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो स्टूडेंट्स ये बनेगा इन दी स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो आप लिस्ट देख सकते हो। अगर आप देखो तो यहाँ पर ये माही बंसवाड़ा राजस्थान में बनेगा। इसकी क्या कैपेसिटी होगी, मतलब पूरी लिस्ट निकाली गई है। वो नए न्यूक्लियर पावर प्लांट से टोटल 12 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स जो है कंट्री में नए बनाए जा रहे हैं। वैसे भी मतलब सरकार ने इस चीज को बहुत क्लियर कर दिया कि हमारी कंट्री में और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनेंगे। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो तो हैं, और ज्यादा हम बनाएंगे। तो उसमें से ये वाला जो है राजस्थान में बन रहा है। ठीक है, गोरखपुर हरियाणा में बन रही है, दिल्ली के काफी पास आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कायगा कर्नाटका में बन रहा है, चुटका बन रहा है मध्य प्रदेश में। और ये लिस्ट काफी लंबी लिस्ट है, अभी तो मैंने आपको सिर्फ इसका एक पार्ट दिखाया है। ठीक, आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है करंट फेयर का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद चलेंगे दो हमारे कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू के क्वेश्चंस के ऊपर और दो इकोनॉमी के क्वेश्चंस। बिहान मेला ये एक एनुअल फेस्टिवल है इंडिया की एक ट्राइब कोंध ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सी स्टेट में? तो बिहान मेला इज एन एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द कोंध ट्राइब इन विच स्टेट? क्या मध्य प्रदेश की जो ट्राइब है उसके द्वारा इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, उड़ीसा की ट्राइब के द्वारा, झारखंड की ट्राइब, या फिर वेस्ट बंगाल की ट्राइब के द्वारा? कोंध ट्राइब। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है उड़ीसा। तो बिहान मेला जो है ये कोंध ट्राइब इन उड़ीसा के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर इसके बारे में देखें, सीड फेस्टिवल, ठीक है, सो कोंध ट्राइब का ये सीड फेस्टिवल होता है। ठीक है, और 2000 मतलब काफी सालों से ये लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, और तो नहीं मुझे ऐसा लगता कि कुछ मतलब अलग से कुछ यहाँ पर जानने की हमको जरूरत है। चलते हैं हम अपने 11th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू का। पूछा जा रहा है दिए गए ऑप्शन में से 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बता रहे हैं इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आप देखो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं जो एक तरह से ड्रग या ड्रग प्रोडक्शन को लेकर। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है कि हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट इंडिया में जिसने कैनबिस कल्टीवेशन को लीगलाइज किया था। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि जो एनडीपीएस एक्ट है, नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, उसने क्रिमिनलाइज कर दिया था ड्रग प्रोडक्शन को, पोजेशन को और कंजम्पशन को, मतलब ड्रग प्रोड्यूस करना, अपने पास रखना या कंज्यूम करना। थर्ड स्टेटमेंट है 2001 में जो अमेंडमेंट हुई थी एनडीपीएस एक्ट में, उसने क्या किया था, ड्रग के यूजर्स को अलग कर दिया था, ड्रग के जो ट्रैफिकर्स है जो बेचते हैं मतलब बड़ी क्वांटिटी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उनको अलग कर दिया था, उनके लिए सजा भी अलग अलग है। 3 स्टेटमेंट दी गई, आपको बताने इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगर आपको लगता है सेकंड थर्ड सही है तो आपको ये टिक करना है, अगर आपको लगता है फर्स्ट थर्ड सही है तो ये तीनों सही है तो सी, और अगर आपको लगता है सिर्फ पहली दो सही है तो डी। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 8, सिर्फ सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ही सही है। मतलब हिमाचल प्रदेश असल में फर्स्ट स्टेट नहीं था, ये फर्स्ट स्टेट थी उत्तराखंड। उत्तराखंड वाज द फर्स्ट स्टेट टू लीगलाइज कैनबिस कल्टीवेशन इन 2017। ठीक है, ठीक है, और इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो कल्टीवेशन अलाउड है, की जाती है। तो पहली स्टेटमेंट तो सही नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट एनडीपीएस एक्ट को लेकर, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, इसने क्रिमिनलाइज कर दिया था पोजेशन, प्रोडक्शन और कंजम्पशन, बिल्कुल सही। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है कि 2001 की अमेंडमेंट के बाद ड्रग यूजर्स और ड्रग ट्रैफिकर्स को अलग अलग तरह से मतलब अलग डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, तो पार्लियामेंट का एक एक्ट था जिसके थ्रू प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कल्टीवेशन, पोजेशन, सेल, परचेजिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कंजम्पशन, ये सब ड्रग्स से और जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है उससे जुड़ी हुई, इसको लीगल इलीगल कर दिया था इसको। ठीक है, ठीक है सुन, चलते हैं हम अपने 12th क्वेश्चन पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है, ये असल में 8th शेड्यूल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। हम पहले भी 8th शेड्यूल के ऊपर बेस्ड काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं। पूछा जा रहा है दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सी लैंग्वेज है जो कि 8th शेड्यूल में नहीं कवर्ड। ठीक है, मणिपुरी, मराठी, इंग्लिश, ओडिया, नेपाली। देखो इंग्लिश का तो आपको बिल्कुल पता है कि वो तो 8th शेड्यूल में नहीं आती। अब और जैसे देखो थर्ड तो आंसर में होना चाहिए, तो मतलब ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब आपको देखना है 5th, क्या नेपाली जो है, नेपाली, क्या नेपाली एक 8th शेड्यूल लैंग्वेज है या नहीं है? तो बिल्कुल है। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ ध्यान से लिखा, मैं इसको थोड़ा जूम भी कर दूंगा आपके लिए। तो मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश इस क्वेश्चन का मतलब सही आंसर होगा, 3 ओनली। तो लैंग्वेज जो है 8th शेड्यूल में वो इंडिया के लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को, इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती है, उसमें इंग्लिश नहीं है।
एसएमएस बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मिथाली और डोगरी। और इसके अलावा और बहुत सारी लैंग्वेजेस है जिनको प्रपोज किया गया कि अब इनको 8 शेड्यूल में डाल देना चाहिए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं। तो आप ये पूरी लैंग्वेजेस देख सकते हो किस किस साल में इनको 8 शेड्यूल में रिकॉग्नाइज किया गया और क्या इनके लिए कोई अमेंडमेंट वगैरह की गई, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा मतलब बहुत अच्छा डाटा दिया गया। इसको आप चाहे एक स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे पॉज करके पढ़ लो, अच्छा आपके काफी काम आएगा ये डाटा। ठीक है, चलते हैं स्टूडेंट्स आज के हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है फाइनेंस और इकोनॉमी का। पूछा जा रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से किसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इंडिया में जो क्रेडिट मतलब जो पैसे का रिलीज होता है, लोन्स वगैरह है, उसको कंट्रोल रखना कि बहुत ज्यादा पैसा रिलीज ना हो जाए या कम ना रह जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग। देखो कौन कौन नहीं है, नीति आयोग तो नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी अपने लेवल पे क्या ही करेगा। अब ये दो बचे। इसमें अगर आप देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम है क्रेडिट जनरेशन करना या उसको कम करना, तो वो तो आरबीआई के अंडर आ गई। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो इसमें इतना बड़ा रोल नहीं है, तो आरबीआई इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। लास्ट क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम प्राइसेस का क्या मतलब होता है। जो प्राइस है वो डिटरमिन होते हैं बाय डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस डिटरमिन होता है बाय कॉस्ट एंड प्रॉफिट, प्राइस डिटरमिन होते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या प्राइस डिटरमिन होते हैं टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इक्विलिब्रियम प्राइसेस क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली, तो किसी चीज की अगर डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई भी ज्यादा है तो प्राइसेस नॉर्मल रहेंगे, किसी चीज की डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा तो प्राइस गिरेंगे, किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है तो प्राइसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं इक्विलिब्रियम प्राइसेस। तो ऑल्सो नोन एज मार्केट क्लियरिंग प्राइसेस is the consumer cost assigned to some product or service such that supply and demand are equal or close to equal। ठीक है, तो ये एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ आज की इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन न्यूज टॉपिक मुझे डिस्कस करने थे मैंने कर लिया। आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल थी, आपको काफी कुछ जानने को मिला। मिलेंगे स्टूडेंट्स अपनी कल की क्लास के अंदर, तब तक थैंक यू, हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू।